के तनाव कहीं न कहीं मानसिक दक्षता को प्रभावित करते हैं। लोगों में उत्तेजना, गुस्सा, उदासी और अवसाद के लक्षण दिखने लगे हैं। ऐसे में मानसिक आरोग्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री स्टाफ के मानसिक आरोग्य के लिए विशेष पहल करते हुए कार्यशालाएं आयोजित की और विशेषज्ञों के परामर्श की व्यवस्था की है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में इस विषयों पर विमर्श किया जाना अपेक्षित होगा। भारत में न्यायिक इतिहास एवं धरोहर पर व्यवस्थित शोध ग्रंथ का अभाव था। कुछ वर्षों पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर शोध प्रारंभ किया गया और कोर्ट्स ऑफ इंडिया को विमोचित किया गया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि यह न्यायिक इतिहास पर बेस्ट सेलर पुस्तक है। शोध और सामग्री संकलन में जस्टिस रविंद्र भट्ट का विशेष योगदान रहा है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के शोध, संकलन और प्रकाशन से जुड़े सभी विद्वान पुनः बधाई के पात्र हैं। यदि ज्ञान और अज्ञान के मध्य मात्र भाषा की दीवार हो तो अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यायालय के निर्णयों का जनसामान्य की भाषा में उपलब्ध कराने का विचार दिया था, जिससे प्रेरणा लेते हुए पूर्व में असमिया और आज हिंदी भाषा में भारत के न्यायालय विमोचित की जा रही है। शीघ्र ही इस पुस्तक के मराठी, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु अनुवाद भी उपलब्ध होंगे। इस पुस्तक को उर्दू, संस्कृत एवं मलयालम में भी प्रकाशित करने की योजना है। हमारे बृहद देश के न्यायिक इतिहास को एक पुस्तक में समाहित करना असंभव था। परिणामतः उच्च न्यायालय द्वारा बृहद शोध की पहल की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बृहद शोध की पहल की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस संबंध में अग्रणी रहता, परंतु भाई अजीत सिंह ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पुस्तक का प्रकाशन कर बाजी मार ली। मध्य प्रदेश की पुस्तक इस परंपरा को एक स्तर आगे ले गई। भाई श्री हेमंत गुप्ता एवं श्री रविशंकर झा द्वारा इस विचार को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक ने उसे अंतिम रूप दिया। किसी भी ग्रंथ का भावांतरण एक कठिन कार्य है। भाई अशोक भूषण को मार्गदर्शन के लिए आभार। भारत के न्यायालय पुस्तक के भावांतरण हेतु जस्टिस सुजय पॉल, डॉक्टर वीना सिन्हा, रचना सलाहकार सुश्री मालिनी सहगल व प्रकाशन विभाग सहित इससे जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की पुस्तक के भावांतरण से जुड़े विद्वान भी समान रूप से बधाई के पात्र हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर का आयोजन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। इस उच्च न्यायालय का इतिहास गौरवपूर्ण है। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में मैंने स्वयं यहाँ की महान विरासत और विशिष्ट कार्यशैली को अनुभव किया है। मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी को इस निदेशकों के सम्मेलन की अवधारणा के लिए
बधाई देता हूं। अंत में कार्यक्रम की सफलता के लिए इन शब्दों में शुभकामना देता हूं। आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्भिद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अर्थ, हमारे पास चारों ओर से ऐसी कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो, प्रगति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय राज्यपाल की उपस्थिति से गौरवान्वित हैं। मैं मध्य प्रदेश की राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री शरद अरविंद बोबड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री NV रमन्ना जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री अशोक भूषण जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री हेमंत गुप्ता जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री मोहम्मद रफीक जी, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति, देवियों और सज्जनों, संस्कारों की इस नगरी मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर्स रिट्रीट की प्रबुद्ध सभा में शामिल होकर मुझे हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। विगत लगभग एक वर्ष से संपूर्ण विश्व सहित भारतवर्ष कोविड-19 की महामारी से जुड़ा रहा। संकट की इस घड़ी में भी न्यायपालिका ने कार्य को पूरी तरह से बाधित नहीं होने दिया। विशेष रूप से जेल प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हुए संक्रमण से जेल को बचाने और अति आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारी न्यायपालिका ने जो भूमिका अदा की है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए यह कम है। इस कार्य के लिए जो अहम फैसले माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए, उसके लिए मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति और उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीशपतियों को विशेष साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। इतने प्रबुद्ध व्यक्ति एक साथ बैठकर मंथन करें, यह भी स्वयं में एक बड़ा कदम है। हम सभी साथ मिलकर एक दूसरे से सीखते हुए साथ आगे बढ़े। रिट्रीट का आयोजन इस दिशा में सार्थक पहल है। न्यायपालिका यह प्रयास आम जन में भी न्यायपालिका की उत्कृष्टता को प्राप्त करने की ललक को प्रदर्शित करता है। इस उच्च विचार के लिए मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति और सभी न्यायाधीशों को शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। कौशल विकास में प्रशिक्षण का महत्व सर्वज्ञात है। न्यायिक अकादमियों के द्वारा सर्वांगीण प्रशिक्षण और संस्था के विकास में जो योगदान दिया है वह बहुमूल्य है। आशा है कि इन प्रयासों उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहल के दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने राज्य की न्यायिक प्रणाली के बारे में बिखरी हुई जानकारी को एकत्रित करने का बड़ा प्रयास किया है। हिंदी में अनुवादित यह पुस्तकें मध्य प्रदेश के न्यायालयों के समृद्ध इतिहास और न्यायालय भवनों के सौंदर्य को सजीवता के साथ अधिकाधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने में सफल होगी। माननीय उच्च न्यायालय का यह अद्वितीय कदम है। इस प्रयास के लिए
माननीय मुख्य न्यायाधिपति और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। न्यायपालिका हमारे देश की एक सबसे मूल्यवान और सम्मानित संस्था है। इसके निर्णय और स्वतंत्र कामकाज ने लोकतांत्रिक विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाई है। प्रत्येक भारतीय को न्यायपालिका पर गर्व है। वह इसके निर्णय और हमारी राष्ट्रीयता को मूर्त रूप देने वाले मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा का सम्मान करता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार नागरिकों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त अधिकारों को कानून के आधार पर उपयोग करती है। न्यायपालिका सरकार की रीढ़ होती है। लोकतंत्र के सार को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने में मदद करती है। न्यायपालिका का चेहरा और उसकी रीढ़ जिला एवं तहसील स्तर का न्याय प्रशासन तंत्र होता है। इनके आदेशों के बाद ही उच्च न्यायपालिका का कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए उनका प्रशिक्षण आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वास्तव में जुडिशियल अकादमी न्याय प्रशासन तंत्र के भविष्य निर्माण के केंद्र है। इसी भाव के साथ इनका संचालन किया जाना चाहिए। न्याय उपलब्ध कराना जन सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। मामलों के समाधान जल्द से जल्द हो, इसके लिए निरंतर सक्रिय और सजग रहना जरूरी होता है। मेरी जानकारी अनुसार न्यायालय में दायर अधिकांश मुकदमे में एक पक्षकार सरकार होती है। न्यायालय और संबंधित विभाग समन्वय और संचार के साथ उनके निपटारे के प्रयासों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अकादमी द्वारा प्रशिक्षु को शीघ्र न्याय की चुनौती से निपटने में तकनीक के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय विवेक के बीच तालमेल के साथ कार्य की क्षमता विकसित करने के साथ ही बदलते समय की चुनौतियां, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध आदि से निपटने के लिए तैयार करने के साथ ही नवाचारों के लिए भी प्रेरित किया जाए, ताकि नागरिकों की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था का संचालन इस तरह से हो कि वह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से निपट सके तथा आम जनता को न्याय दिलाने का वास्तविक उपकरण उपलब्ध बन सके। न्याय की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि न्यायोचित गति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि और मानवीय विवेक का तालमेल भी भारत में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में कितना सहयोगी होगा। इस पर मंथन किया जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में, किस स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेनी है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इसके अलावा बदलते हुए समय में डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विषय भी अदालतों के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर ऐसे अन्य विषयों पर भी गंभीर मंथन करना होगा। किसी भी समाज का स्वरूप वहां की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ और सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ और मजबूत होगा। लंबे समय के बाद भारतीय महिलाओं ने समाज में अपने लिए कुछ जगह बनाई है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ रहा है। बदलाव की दशा सकारात्मक है, किंतु उसकी गति हमें बढ़ानी होगी। अकादमी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को लिंग संवेदीकरण के विषय में प्रशिक्षित करने के प्रयासों पर बल दिया जाए। अभी भी आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, खास तौर पर जब पीड़िता को अपने पति परिवार के सदस्य किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। मेरा अनुभव है कि पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए समुदाय और समाज के सहयोग किए गए प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। गुजरात में महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में मेरे द्वारा महिलाओं के समूह के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान की पहल की गई थी। नारी अदालत के रूप में गांव की 8-10 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी देने की व्यवस्था कराई थी। इन महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा और आवश्यक जानकारियों को एकत्र कर विवाद का समाधान कराया। आवश्यक होने पर गणमान्य नागरिकों की समिति बनाकर उनके सहयोग से भी मामलों का निपटारा कराया। कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, इसलिए गांव के लोगों ने भी नारी अदालत का भरपूर सहयोग किया। इस पहल का न्यायपालिका द्वारा भी सराहना की गई। यह प्रयोग इतना कारगर रहा कि माह में 2 बार नारी अदालतें बैठने लगी।
महिलाएं न्याय के लिए स्वयं इनके पास आने लगी। इसलिए यह जरूरी है कि यौन हिंसा के मामलों में महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील, संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण के साथ न्याय प्रक्रिया संचालित हो। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण बनाए जाने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि न्याय तंत्र का स्वरूप ऐसा हो कि शिकायत मिलते ही न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ताकि बिना किसी झिझक और परेशानी के सामाजिक और पारिवारिक कारणों से व्यथित महिलाएं अपनी समस्या के निदान हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन, सहायता और न्याय प्राप्त कर सके। न्याय के इतिहास को संकलित करने के इस प्रबुद्ध सभा में मुझे सम्मिलित होने और देश के ऊर्जावान और अलौकिक विचारों वाले इस मंच के साथ मुझे आज मंच साझा करने का अवसर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यह प्रयास सफल हो और न्यायिक अकादमियां, न्यायालय और हम सभी उत्तरोत्तर उन्नति करें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर ने राज्य न्यायिक अकादमियों के इतिहास में पहली बार ये एक ऐसा आयोजन किया है कि जब देश के सभी राज्यों की न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधिगण एक साथ मिलकर न्यायिक प्रशिक्षण को अधिक उन्नत और प्रभावी बनाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। ये प्रयास अंततः न्याय तंत्र को उत्कृष्ट बनाने में सहयोगी होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने कर कमलों से शुभारंभ करके अकादमी के इस ऐतिहासिक आयोजन को न केवल अविस्मरणीय बनाया है, वरन इसे असाधारण महत्व भी प्रदान किया है। इस अवसर पर निश्चित ही हम सभी माननीय राष्ट्रपति जी के शब्दों की ध्वनि की प्रतीक्षा में हैं। माननीय राष्ट्रपति जी से पूरे आदर और विनय के साथ अनुरोध है कि समारोह को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना, श्री अशोक भूषण, श्री हेमंत गुप्ता और श्री एस. रविंद्र भट्ट, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, अन्य सभी न्यायाधीशगण और अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी भारत की जीवन रेखा और जबलपुर को विशेष पहचान देने वाली पूर्ण सलीला नर्मदा की पावन धरती पर आप सब के बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जाबली ऋषि की तपस्थली और रानी दुर्गावती की वीरता के साक्षी जबलपुर क्षेत्र को भेड़ाघाट और धुआंधार की प्राकृतिक संपदा तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर प्राप्त है। शिक्षा, संगीत एवं कला को संरक्षण और सम्मान देने वाले जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कारधानी कहकर सम्मान दिया था और वर्ष 1956 में स्थापित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायपीठ ने जबलपुर को विशेष पहचान दी। यह कार्यक्रम देश की सभी राज्य न्यायिक अकादमियों के बीच सतत न्यायिक प्रशिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को साझा करने का यह प्रथम और सराहनीय प्रयास है। इसलिए राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों के इस अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस प्रयास के लिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति
श्री मोहम्मद रफीक और इस सम्मेलन के आयोजन से जुड़े अन्य सभी पक्षों को बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा अकादमी ने अपनी वेबसाइट पर उपयोगी शिक्षण सामग्री, व्याख्यानों का लाइव टेलीकास्ट और न्यायाधीशों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर उपलब्ध कराकर संसाधनों के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए अकादमी के अध्यक्ष और उनके सहयोगी सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई प्रोसीडिंग्स, ई फाइलिंग और ई सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। देवियों और सज्जनों, हमारी लोअर जुडिशरी देश की न्यायिक व्यवस्था का आधारभूत अंग है। उसमें प्रवेश से पहले सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले स्टूडेंट्स को कुशल एवं उत्कृष्ट न्यायाधीश के रूप में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी न्यायिक अकादमियां कर रही हैं। अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य जुडिशियल एवं क्वासी जुडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। उनके बीच ज्ञान एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए ऐसे सम्मेलनों के अलावा कोई अन्य स्थायी मंच स्थापित किया जा सकता है। निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से ऐसे मंचों पर अदालतों की प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के सरलीकरण पर भी चर्चा की जा सकती है। इससे एक ओर जहां मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकती है, वहीं न्यायिक प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव का विकास हो सकता है। देवियों और सज्जनों, स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस अर्थात शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए व्यापक न्यायिक प्रशिक्षण की जरूरत के साथ साथ टेक्नोलॉजी के अधिकाधिक प्रयोग की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब मुकदमों की बढ़ती संख्या के कारण कम समय में ही मुद्दों की बारीकियों को समझना और सटीक निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। नए नए कानूनों के लागू होने, लिटिगेशन की प्रकृति में व्यापक बदलाव आने और समय सीमा में मामलों को निपटाने की आवश्यकता ने भी न्यायाधीशों के लिए यह जरूरी बना दिया है कि वे विधि और प्रक्रियाओं को अप टू डेट ज्ञान रखें। लेकिन न्याय प्रशासन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार बुद्धि का प्रयोग भी अपेक्षित होता है। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि केवलम शास्त्रम आश्रित न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीने विचारे तो धर्म हानि प्रजायते, अर्थात केवल कानून की किताबों व पोथियों मात्र के अध्ययन के आधार पर निर्णय देना उचित नहीं होता। इसके लिए युक्ति का, विवेक का सहारा लिया जाना चाहिए, अन्यथा न्याय की हानि या अन्याय की संभावना होती है। देवियों और सज्जनों, न्यायिक अकादमियों में भविष्य के न्यायाधीश तैयार होते हैं। पहले दिन से ही उन पर नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और गरिमा की रक्षा के प्रश्नों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें विधि के शासन को बनाए रखने के प्रश्नों पर भी निर्णय लेने होते हैं। नई नई स्थितियों से समझबूझ के साथ निपटना होता है। इसलिए न्याय के आसन पर बैठने वाले व्यक्ति में
समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करने, परस्पर विरोधी विचारों या सिद्धांतों में संतुलन स्थापित करने और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की समावेशी भावना होनी चाहिए। न्यायाधीश को किसी भी व्यक्ति, संस्था और विचारधारा के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा पूर्व संचित धारणाओं से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। न्याय करने वाले व्यक्ति का निजी आचरण भी मर्यादित, संयमित, संदेह से परे और न्याय की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होना चाहिए। देवी और सज्जनों, हम भारत के लोगों की न्यायपालिका से बहुत अपेक्षाएं। समाज न्यायाधीशों से ज्ञानवान, विवेकवान, शीलवान, मतिमान और निष्पक्ष होने की अपेक्षा करता है। न्याय प्रशासन में संख्या से अधिक महत्व गुणवत्ता को दिया जाता है और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यायिक कौशल की ट्रेनिंग, ज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहने तथा लगातार बदल रही दुनिया की समुचित समझ बहुत जरूरी होती है। इस प्रकार इंडक्शन लेवल और इन सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से इन अपेक्षाओं को पूरा करने में राज्य न्यायिक अकादमियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़कर देश की सेवा करने का अवसर मिला। एक अधिवक्ता के रूप में गरीबों के लिए न्याय सुलभ कराने के कतिपय प्रयास करने का संतोष भी मुझे है। उस दौरान मैंने ये भी अनुभव किया था कि भाषाई सीमाओं के कारण वादियों प्रतिवादियों को अपने ही मामले में चल रही कार्रवाई तथा सुनाए गए निर्णय को समझने के लिए संघर्ष करना होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मेरे विनम्र सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कार्य करते हुए अपने निर्णयों का अनुवाद वर्तमान में 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया। कुछ उच्च न्यायालय भी स्थानीय भाषा में निर्णयों का अनुवाद करने लगे। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन अब मेरी अपेक्षाएं कुछ और बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि आज भी हर व्यक्ति का अंतिम सहारा और भरोसा न्यायपालिका ही है। देश के साधारण से साधारण नागरिक का भरोसा न्याय व्यवस्था में बनाए रखने के लिए राज्य के अंगों के रूप में हम सभी को आगे निम्न उल्लिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे शीघ्र, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करने की दृष्टि से टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने, प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई को सरल बनाने तथा लोगों को उनकी अपनी भाषा में न्याय दिलाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकल्पिक न्याय जैसे आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, लोक अदालतों के दायरे का विस्तार और ट्राइब्यूनल्स की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं तथा उच्च न्यायालयों तथा जिला अदालतों की प्रोसीडिंग्स में राज्य की अधिकृत भाषा के प्रयोग को और बढ़ावा किस प्रकार दिया जा सकता है तथा सरकारी मुकदमों की संख्या कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, स्वाधीनता के बाद बनाए गए भारत के संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा समझा जाता है। इसमें 4 आदर्शों न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समानता और बंधुता की प्राप्ति कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इन 4 में भी न्याय का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। हमारी न्यायिक प्रणाली का एक प्रमुख ध्येय है
कि न्याय के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हों। हमारे मनीषियों ने सदियों पहले इससे भी आगे जाने अर्थात न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का आदर्श हम सबके सामने रखा था। ऋषि बृहस्पति ने कहा था कि वन में विचरण करने वाले व्यक्ति के लिए वन में, योद्धाओं के लिए युद्ध शिविर में और व्यापारियों के लिए उनके कारवा में ही अदालत लगाई जानी चाहिए। देवियों और सज्जनों, न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करने का होता है, और न्याय की रक्षा का एक उपाय न्याय में होने वाले विलंब को दूर करना भी है। ऐसा नहीं है कि न्याय में विलंब केवल न्यायालय की कार्यप्रणाली या व्यवस्था की कमी से ही होता हो। वादी और प्रतिवादी हम सब लोग जानते हैं, एक रणनीति के रूप में बारंबार स्थगन का सहारा लेकर कानूनों एवं प्रक्रियाओं आदि में मौजूद लूप होल्स के आधार पर मुकदमे को लंबा खींचते रहते हैं। अदालती कार्रवाई और प्रक्रियाओं में मौजूद इन लूप होल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपनाकर और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्रवाई के बिंदु तय किए जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि इन निष्कर्षों की एक प्रति राष्ट्रपति भवन को भी उपलब्ध कराई जाए। देवी और सज्जनों, अंत में न्याय के मार्ग पर आप सभी के प्रयास सफल हों, इसी शुभेच्छा के साथ मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। इस कार्यक्रम के अंत में मैं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव साहब को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। अतिथि देवो भव। उद्घाटन समारोह में विद्यमान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति श्री एस.आर. भट्ट, उच्च न्यायालयों से आमंत्रित मुख्य न्यायाधिपति एवं अन्य न्यायाधीशगण, सदन में उपस्थित समस्त अतिथिगण। श्रेष्ठता आत्मा पर विजयी होती है। आज के श्रेष्ठ अतिथियों की उपस्थिति में उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान सार्वभौम सत्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की यह जबलपुर की पहली यात्रा है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से अपनी संपूर्ण कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं इनके कृपापूर्ण उद्बोधन, मार्गदर्शन और मूल्यवान विचारों के लिए हृदय से आभार प्रेषित करता हूं। मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की हमारे बीच उपस्थिति सौभाग्य का विषय है। मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से
उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं और उनके उद्बोधन के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हम समारोह के विशिष्ट अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपनी असीम व्यस्तताओं के उपरांत भी स्नेह प्रदर्शित करते हुए हमारे अनुरोध पर कार्यक्रम में पधार कर हमें गौरवान्वित किया है। उनके निरंतर प्रोत्साहन, समर्थन एवं कृपापूर्ण उद्बोधन के लिए हम उनके प्रभुत्व ऋणी हैं। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रमन्ना, माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता, माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.आर. भट्ट की गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं उनके प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों एवं अन्य न्यायाधीशगण की मेजबानी करना हमारे लिए गौरव का विषय है। ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट के सहभागी समस्त राज्य न्यायिक अकादमी के चेयरमैन व प्रभावी न्यायाधीशगण, इन अकादमी के निदेशक गण का समारोह में सम्मिलित होने के लिए विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज के इस गरिमामय समारोह में न्यायिक इतिहास के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ और एक डाइजेस्ट का विमोचन हुआ है। इन श्रमसाध्य ग्रंथों के लेखक, अनुवादक, समन्वयक, डिजाइनर, मुद्रक और संबद्ध सभी घटकों को अद्भुत प्रकाशन और उनके परिश्रम के लिए बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस भव्य आयोजन की तैयारी का रथ कई दिनों से गतिमान रहा, जिसके नियोजन और निष्पादन के लिए कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक जी के प्रति मैं विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमारा विशेष धन्यवाद मध्य प्रदेश माध्यम सहित शासन के सभी सहयोगी विभाग, जिला व पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित उन सभी के लिए जिन्होंने कार्यक्रम परिचालन पहलू को अंतिम रूप देने में आवश्यक सहयोग किया है। इस अवसर पर मैं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, तकनीकी स्टाफ, मंच और प्रकाशन व्यवस्था के सहयोगी सहित कार्यक्रमों को पूर्णता प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोगियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्य न्यायिक अकादमी के ऊर्जावान समस्त न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की लगन और अथिक परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं अपने धन्यवाद ज्ञापन का समापन शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमत पर लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही का आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय और माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति से सभा के समापन की ओर अग्रसर होते हुए मैं सभी अतिथियों से राष्ट्रगान हेतु खड़े होने का अनुरोध करती हूँ।